दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में अक्सर बहुत से लोगों से टकराते हैं, पर उनमें से शायद ही किसी का चेहरा हमें दोबारा देखने को मिलता होगा। और ये हमारे लिए एक आम बात है, क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। किसी को नहीं पता कि सामने वाले शख्स के दिमाग में क्या चल रहा है। और हमारा आज का केस भी एक ऐसे ही इंसिडेंट से जुड़ा है, जहां एक रात साउथ कोरिया में एक टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी में एक स्ट्रेंजर को बैठाता है, लेकिन जब रास्ते में उसकी नजर उस स्ट्रेंजर के सूटकेस पर पड़ती है तो वो डर जाता है, क्योंकि उस सूटकेस से ब्लड लीक हो रहा था। और बाद में जब इस सूटकेस की सच्चाई सामने आई तो पूरा साउथ कोरिया शॉक हो गया। तो आज हम बात करेंगे जियोंग यूजियोंग की। सत्ताईस मई 2023 सुबह के करीब 3:30 बजे पुलिस को एक टैक्सी ड्राइवर का कॉल रिसीव हुआ, जिसमें ड्राइवर ने पुलिस को एक लड़की के बारे में बताया जो एक सूटकेस के साथ उसकी टैक्सी में बैठी थी। उस लड़की ने उसे नाकाडोंग रिवर पर छोड़ने के लिए कहा, जहां से होप्पो स्टेशन पास में ही था। टैक्सी ड्राइवर को सभी रूट अच्छे से पता थे, तो उसने उसे उसकी बताई हुई जगह पर ड्रॉप कर दिया। लेकिन उस लड़की के सूटकेस निकालने पर ड्राइवर ने उसमें किसी तरह का लिक्विड बाहर निकलते हुए देखा, पर इस पर इतना ध्यान न देकर के उसने उस लड़की को गुड बाय कहा और उसे उस अंधेरे में रिवरसाइड के जंगल में जाते हुए देखा। ड्राइवर ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ दूर जाने पर जब उसने कार की बैक सीट को नोटिस किया तो उसने अपनी गाड़ी रोकी और पीछे जाकर चेक किया तो उसे बैक सीट के कारपेट पर ढेर सारा ब्लड मिला। यह देखकर वो ड्राइवर काफी घबरा गया था, इसलिए उसने जल्दी से पुलिस को कॉल लगाया। पुलिस ने भी जब उस ड्राइवर की बात सुनी तो उन्होंने इस पर इमीडिएटली एक्शन लिया और वो जल्दी से उसी एरिया में पहुंची जहां वो लड़की उतरी थी। और कुछ टाइम के अंदर ही उन्हें जंगल में किसी के बॉडी पार्ट्स मिले जो काफी खराब हालत में थे। रात के अंधेरे में नाकडोंग रिवर साइड का यह जंगल एक परफेक्ट प्लेस थी किसी की बॉडी को डंप करने के लिए। लेकिन टैक्सी ड्राइवर और पुलिस के लिए गए क्विक एक्शन ने उस लड़की को ऐसा करने से रोक दिया था। बाद में पुलिस ने उस फीमेल पैसेंजर को सीसीटीवी के जरिए आइडेंटिफाई किया, जिसका नाम था जेओंग यूजेओंग। और बॉडी मिलने के 3 घंटे बाद ही पुलिस उसके घर अरेस्ट वारंट के साथ पहुंच गई थी। जेओंग का जन्म 1999 में हुआ था और वो अभी 23 साल की थी। उसके चाइल्डहुड के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, पर शुरुआत से ही उसके पेरेंट्स ने अपने काम के चलते उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से उसका पूरा बचपन उसकी ग्रैंडमदर के साथ बुकगू नाम के एक डिस्ट्रिक्ट में बीता, जो कि साउथ कोरिया की बुसान सिटी में मौजूद है। जेओंग ने इसी डिस्ट्रिक्ट से अपना हाई स्कूल किया था और स्कूल टाइम से ही वो काफी शांत किस्म की लड़की थी। वो ना ही किसी से ज्यादा बात करती थी और उसका हार्डली ही कोई दोस्त था। जेओंग को किसी से बात करने और किसी को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और अपनी ग्रेजुएशन के बाद तो उसने अपने किसी भी क्लासमेट को कभी कांटेक्ट नहीं किया। अपनी ग्रेजुएशन के बाद वो 5 साल तक अनएम्प्लॉयड रही, जिस दौरान वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। लेकिन वो कभी इन एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाई, क्योंकि इन एग्जाम्स में इंग्लिश लैंग्वेज की काफी रिक्वायरमेंट थी और जेओंग की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। इन सालों में जेओंग अपने घर से काफी कम बाहर निकलती थी और आसपास के लोगों से सोशलाइज होने का भी उसने कभी ट्राई नहीं किया। पर इस बीच वो एक ट्रू क्राइम फैनेटिक बन गई थी। क्राइम और सीरियल किलर्स से रिलेटेड नॉवेल्स पढ़ना और ट्रू क्राइम शोज देखना ये उसकी हॉबी बन गई। वो एक तरह से इन सबसे ऑब्सेस्ड हो गई थी। पुलिस ने यहां जब जेओंग के फोन को चेक किया तो उसमें उन्हें ना तो किसी का कॉन्टैक्ट नंबर और ना ही कोई मैसेज दिखा, जिससे पता चलता है कि वो कितनी अकेली थी। आगे जब उसके ऑनलाइन डेटा को चेक किया गया तो उसकी सर्च हिस्ट्री में पुलिस को कुछ रीसेंट सर्चेस मिले, जैसे हाउ टू मर्डर समवन, मर्डर विदाउट अ बॉडी और द परफेक्ट मर्डर। यहां पुलिस ने जब जेओंग से पूछताछ की तो शुरुआत में तो उसने कहा कि उसने किसी को नहीं मारा। किसी ने उसे यह धमकी दी थी कि अगर वो इस बॉडी को डिस्पोज नहीं करेगी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। पर जेओंग की इस स्टोरी पर पुलिस ने बिलीव नहीं किया, क्योंकि इस कहानी में कई सारे प्लॉट होल्स थे जिनका जेओंग कोई प्रूफ नहीं दे पा रही थी। और ऐसे ही ये पूछताछ 3 दिनों तक चली, जिसके बाद जेओंग ने हार मान ली और अपना क्राइम कन्फेस किया। उसने पुलिस के सामने ये एडमिट किया कि उसमें लोगों को मारने की इच्छा थी, क्योंकि उससे जानना था कि किसी को मारने के बाद कैसा फील होता है। जेओंग के इस अजीब कन्फेशन से पुलिस को यह साफ हो गया था कि वो एक साइको है और अपनी क्यूरियोसिटी के चलते ही उसने ये मर्डर किया।
लेकिन उसका विक्टिम आखिर था कौन? इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस ने मीडिया में रिवील नहीं की थी, क्योंकि 1991 में साउथ कोरिया ने एक लॉ बनाया था जिसके तहत किसी भी क्राइम के विक्टिम और सस्पेक्ट की प्राइवेसी के लिए उनका फेस और नाम मीडिया में डिस्क्लोज नहीं किया जाता। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा करना भी पड़ता है, सोसाइटी के लोगों को अलर्ट या उन्हें अवेयर करने के लिए। हालांकि हमें जेओंग के विक्टिम का नाम तो नहीं पता, पर उसने उसे मारने का प्लान 3 महीने पहले बना लिया था। उसके मर्डर का कोई मोटिव नहीं था, तो वो रैंडमली किसी को भी टारगेट करने वाली थी। पर वो एक लोनर थी, तो वो बाहर जाकर अपने विक्टिम को नहीं ढूंढ सकती थी, तो उसने ऑनलाइन ही किसी को टारगेट करने के बारे में सोचा, जिसके लिए उसने एक ट्यूटरिंग साइट पर साइन इन किया, जहां पर उसने एक फेक अकाउंट बनाया जिसके डिस्क्रिप्शन में उसने ये लिखा कि वो एक सिंगल मदर है जिसे अपने बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए एक इंग्लिश टीचर की जरूरत है। जिसके कुछ दिन बाद ही 24 मई 2023 को उसे एक टीचर मिल भी जाता है। जेओंग की उस टीचर से बात होती है और वे दोनों ही 26 मई को उस टीचर के घर पर ही मिलने का प्लान बनाते हैं। पर अगले दिन जेओंग ने उस टीचर को दोबारा कांटेक्ट करके ये कहा कि उसे कुछ काम आ गया है, तो उसकी बेटी ही उनसे मिलने आएगी, जिस पर वो टीचर भी अग्री करते हैं। उसी दिन जेओंग ऑनलाइन अपने लिए एक स्कूल यूनिफॉर्म ऑर्डर करती है और अगले दिन वो उस यूनिफॉर्म को पहनकर और अपने साथ एक चाकू लेकर के उस टीचर के घर जाने के लिए निकल पड़ती है, जो कि ग्वामजोंगू डिस्ट्रिक्ट में मौजूद था। यहां जेओंग की हाइट 4 फुट 9 इंचेस थी और अपनी एज के हिसाब से भी काफी वो यंग लगती थी, जिस वजह से जब वो उस टीचर के घर पर पहुंची तो उन्हें भी उस पर बिल्कुल शक नहीं हुआ। उन्हें सच में ऐसा लगा कि वो एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है। लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे ही जेओंग ने नोटिस किया कि वो टीचर इस घर में अकेले रहते हैं, तो मौका देखकर उसने उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद जेओंग ने रात होने का वेट किया। रात होते ही वो अपने घर वापस गई, जहां से उसने एक सूटकेस लिया और फिर पास की ही एक सुपरमार्केट से कुछ चाकू, लॉक्स, जिप टाइज, ब्लीच और एक प्लास्टिक बैग खरीदा। जिसके बाद वो सीधा उस टीचर के घर पर गई। लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि उसके इन सभी एक्शंस को सर्वेलेंस कैमरा कैप्चर कर रहा है। उस टीचर के घर पहुंचने के बाद उसने उसकी बॉडी के कई टुकड़े किए, जिनमें से कुछ बॉडी पार्ट्स को सूटकेस में रखकर वो 27 मई की सुबह सूटकेस को लेकर घर से बाहर निकल गई। पर यहां उससे एक गलती ये हो गई थी कि उसने उस बॉडी को सूटकेस में ढंग से नहीं रखा था, जिस वजह से ब्लड बैग से लीक होने लगा और इस पर जेओंग की भी नजर नहीं पड़ी। आगे उसने टैक्सी ली और नाकडोंग रिवर साइड के उस जंगल में पहुंच गई, जहां पहुंचने के बाद उसने उन बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज कर दिया। यहां जेओंग ने उस टीचर की आइडेंटिटी को भी छुपाने की कोशिश की, ताकि ये एक मिसिंग केस बनकर रह जाए। उन बॉडी पार्ट्स को बाहर निकालने के बाद वो बाकी बचे हुए पार्ट्स को लेने के लिए उस सूटकेस को अपने साथ लेकर चली गई। यहां जेओंग एक परफेक्ट क्राइम करना चाहती थी, पर हम जानते हैं कि ऐसा हो नहीं पाया और उसे सिर्फ कुछ घंटों में ही अरेस्ट कर लिया गया। यहां बाद में इस केस से रिलेटेड ये थ्योरी भी बनने लगी कि जेओंग ने ऐसे ही उस टीचर को टारगेट नहीं किया था, उसने जेलसी के चलते उनका मर्डर किया। क्योंकि जहां इंग्लिश लैंग्वेज के चलते जेओंग अपने एग्जाम्स में बार बार फेल हो रही थी, वही वो टीचर इसी लैंग्वेज में एक काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे और कोरिया में इंडिया की ही तरह इंग्लिश को एक हाई सोशल स्टेटस माना जाता है और एक अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज काफी मैटर करती है। और शायद ये एक वजह हो सकती है जेओंग की इस मर्डर के पीछे, पर कुछ भी कंफर्म नहीं है। यहां जेओंग के कन्फेशन के बाद उसकी मेंटल हेल्थ को चेक किया गया, जिसमें पता चला कि वो एकदम ठीक है और उसे कभी कोई मेंटल इलनेस नहीं हुई और ना ही उसका पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा था। जेओंग ने पुलिस को यह भी कहा कि वो टैक्सी ड्राइवर अगर पुलिस को कॉल नहीं करता तो ये एक परफेक्ट मर्डर होता, पर शायद उसे ये नहीं पता था कि पुलिस के पास उसके खिलाफ इतने प्रूफ थे कि आज नहीं तो कल वो पकड़ी ही जाती। कोरियन अथॉरिटीज यहां जेओंग जैसे केसेस में एक साइकोपैथ डायग्नोस्टिक टेस्ट लेती है, जिससे क्रिमिनल्स के साइको नेचर के बारे में पता चलता है। इसमें 15 तक का स्कोर एवरेज माना जाता है और 20 से अबव जाने वाला स्कोर साइकोपैथ की कैटेगरी में आता है। और जेओंग ने इस टेस्ट में 28 का स्कोर किया, जो कि काफी ज्यादा था। इससे अथॉरिटीज को इस बात पर पूरा भरोसा हो गया कि अगर जेओंग पकड़ी नहीं जाती तो आगे चलकर वो एक सीरियल किलर ही बनती। इस पूरे इंसिडेंट को मीडिया ने जब कवर किया तो इसकी खबर पूरे साउथ कोरिया में फैल गई, जहां बाद में जेओंग के ग्रैंडफादर का इंटरव्यू भी लिया गया, जिसमें वे विक्टिम की फैमिली से माफी मांग रहे थे और वो शर्मिंदा थे अपनी ग्रैंडडॉटर के लिए कि उनकी अपब्रिंगिंग में कमी रह गई। जेओंग अपने लोनर नेचर और गिल्ट के चलते मीडिया को फेस ही नहीं कर पाई। वो पूरा टाइम बस सर झुकाए खड़ी रही, उनके सामने उसका सर ही नहीं उठ रहा था
और ऐसे ही उसने ये स्टेटमेंट दिया कि वो विक्टिम की फैमिली से माफी मांगती है। उस वक्त वो अपने होश में नहीं थी। उसकी इस स्टेटमेंट को सुनकर विक्टिम की फैमिली में से एक मेंबर उसे मारने के लिए झपट पड़ी, जहां पुलिस ने इस सिचुएशन को किसी तरह कंट्रोल किया। आगे जेओंग का ट्रायल शुरू हुआ, जिसमें उसे फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए उम्र कैद की सजा दी गई। उसे डेथ पेनल्टी नहीं दी गई क्योंकि साउथ कोरिया का लॉ एग्जीक्यूशंस के अगेंस्ट है। और अगर आपने मेरी सीरियल किलर यूं यंग चूल पर वीडियो देखी होगी तो उस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस केस में जेओंग एक ट्रू क्राइम फैनेटिक थी। उसे मर्डर और क्राइम रिलेटेड सब्जेक्ट्स में काफी इंटरेस्ट था, पर इसके साथ ही वो अपनी लाइफ में इतनी अकेली थी कि उसने इसे अपनी दुनिया ही बना लिया और इससे ऑब्सेस्ड होकर उसने एक परफेक्ट क्राइम करने का सोचा। हालांकि यहां इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई ट्रू क्राइम स्टोरीज जैसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट लेता है तो वो अजीब है या आगे चलकर वो एक क्रिमिनल बन जाएगा। किसी भी टॉपिक को लेकर क्यूरियस रहना ह्यूमन नेचर का ही एक पार्ट है और ऐसी स्टोरीज हमें अलाउ करती है ह्यूमंस के अलग अलग माइंड्स को एक्सप्लोर करने में और अपनी सेफ्टी को लेकर और भी अवेयर रहने के लिए। हमें इन कहानियों से सीखने की जरूरत है, ना कि इन्हें दोहराने की, क्योंकि यहां जेओंग के सामने उसकी पूरी जिंदगी बाकी थी। वो चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके चलते वो अब अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताएगी। तो दोस्तों, अगर आप क्राइम और मर्डर से रिलेटेड मिस्ट्रीज और डॉक्यूमेंट्रीज देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हम ग्रो कर सके और हमारा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा किसी और केस के साथ। थैंक यू।